students, in this lecture we are going to discuss a numerical over friction. हमें फ्रिक्शन के ऊपर का एक न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो न्यूमेरिकल कर देते हैं कि हेवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप। ठीक है, एक टेबल है, उसके ऊपर एक हेवी चेन रखा हुआ है। ठीक है, if the coefficient of friction between the chain and the surface table surface is the 0.25, हमको म्यू की वैल्यू दे रखा है कि 0.2 है। तो राइट, हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू 0.25। ठीक है, ठीक है। और पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ दैट कैन हैंग ओवर द एज। ठीक है, तो पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद क्या पूछा है उस बात को समझ लेते हैं। माना कि ऐसा कुछ टेबल है, ठीक है, और उस टेबल के ऊपर एक चेन रखा है। ठीक है, मेटल का चेन है। ठीक है, और उसका ही कुछ पार्ट, उस चेन का ही कुछ पार्ट नीचे भी है। ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है, वो पूछना चाह रहा है कि कितना लेंथ होगा, मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, कि उसके कारण जितना लेंथ अगर नीचे जा रहा है, तो हम प्रैक्टिकली भी ये चीज़ देखते हैं, अगर थोड़ा पार्ट नीचे है तो पूरा चेन नहीं गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला पार्ट है रिमेनिंग, वो पार्ट क्या कर देता है, फ्रिक्शन फोर्स एक जनरेट कर देता है। ठीक है, और उसके कारण क्या होता है, वो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। ठीक है, यानी कि वो चेन मूव नहीं होगा। ठीक है, वो उसको होल्ड करके ही रख लेगा। ठीक है, तो हमें वही उसी लेंथ को निकालना है, लेंथ का रेशियो निकालना है कि कितना नीचे पार्ट होगा, कितना ऊपर होगा, जिस कारण चेन मूव नहीं होगा, यानी कि वो फेल डाउन नहीं होगा, नीचे से ऊपर से नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, उस पार्ट को हमको निकालना है। पहले तो थोड़े से फोर्सेस को हम देख लेते हैं, कौन कौन से फोर्सेस उधर आएंगे। मान लेते हैं कि जो मोशन होगा चेन का, वो कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहेगा। अगर मोशन होगा तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए वो। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर मोशन होना चाहेगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स उसके ऊपर जो अप्लाई होगा या फिर जो जनरेट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वो फ्रिक्शन फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और वो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो स्टैटिक का होगा। ठीक है, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है, ऐसा हम मान के चल रहे कि चेन जो है वो मूव नहीं कर रहा है इस वक्त। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो नीचे वाला पार्ट है, जो हैंग हो रहा है पार्ट, वो जो पार्ट है उसका लेंथ हम मान लेते हैं स्मॉल एल। ठीक है, जो पार्ट इतना है जो कि हैंग हो रहा है, उस पार्ट पर लेंथ हम एल मान लेते हैं, स्मॉल एल मान लेते हैं। ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्ट जो बचा है, अगर टोटल लेंथ होगा, अगर टोटल लेंथ को अगर हम माना कि टोटल लेंथ को हमने कैपिटल लेंथ अगर ले लिया, लेंथ ऑफ चेन अगर ले लिया, ठीक है, लेंथ ऑफ चेन अगर ले लिया हमने, ठीक है, तो जो ऊपर वाला जो पार्ट बचेगा, ऊपर वाला जो पार्ट बचेगा वो कुछ एल माइनस एल होगा। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट की जो लेंथ होगी, इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो वो लेंथ बनेगी एल माइनस स्मॉल एल बनेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जब हम फोर्सेस को ले रहे हैं, फोर्सेस का इक्वेशन भी बनाएंगे हम, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आएगी कि आपका यल जो होगा, लेंथ का जो फैक्टर होगा, वो असल इक्वेशन में आना चाहिए आपके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो मास लेते हैं हम, वो मास नहीं लेंगे। तो एक हम अजम्पशन लेते हैं इसमें कि जो मास जो है लेंथ के अपॉर्ड जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, अगर मान लो कि किसी 1 सेंटीमीटर के लिए अगर इसका मास, सपोज की लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर लिया उस चेन का, समझो मास उसका कुछ 50 ग्राम अगर आ गया, तो अगर लेंथ हमने डबल कर लिया, लेंथ हमने अगर डबल कर लिया, तो उसका मास भी डबल होना चाहिए, यानी कि 2 सेंटीमीटर के लिए मास उसका 100 ग्राम आना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम कह देते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास ओवर द लेंथ। जितना लेंथ के रिस्पेक्टिवली वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। ठीक है, तो हम उसी चीज को हम मान लेते हैं कि मास जो है विथ रिस्पेक्ट टू यम जो होगा, सॉरी जो विथ रिस्पेक्ट टू यल जो होगा, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ हमने मान रखा है स्मॉल एम को। और स्मॉल एम ये मास ऑफ द चेन नहीं है, ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है।
एक यूनिट लेंथ का मास है, मास पर यूनिट लेंथ है वो, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ हमने मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। अब हम फोर्सेस को बैलेंस करना चाहेंगे। जो फोर्सेस जो एक्ट होंगे वो नीचे वाला पार्ट का अगर हम बात करें, नीचे वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो लेंथ तो यल है, और जो फोर्स जो एक्ट होगा नीचे वाले चेन में, मैं इस पार्ट को अलग से ड्रॉ करूंगा, इस रिमेनिंग पार्ट को अलग से ड्रॉ करूंगा, उसके ऊपर के भी हम फोर्सेस दिखाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो मैं इस पार्ट को पहले ड्रॉ करूंगा, कुछ लगभग इस तरह से वो पार्ट होगा, ठीक है, कनेक्टेड है, ठीक है, मैं इतना ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो कर लो, इतना पार्ट ले लिया हमने, और इसका लेंथ जो है हमने ले रखा है यल माइनस एल है, ठीक है। अब इसका वेट जो एक्ट होगा वो कंपोनेंट तो ऑलवेज डाउनलोड होगा, ठीक है। वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो मास तो उसका क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ अगर स्मॉल एम है तो लेंथ कितना है, यल माइनस एल है, तो उस लेंथ से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमें वो टोटल इस पार्ट का मास मिलेगा। तो क्या मिलेगा हमारे पास, मास तो बनेगा हमारा यम इंटू यल माइनस यल, लेकिन हम निकाल रहे हैं वेट, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी से, ठीक है। तो हमने जी से उसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। उसके ऊपर का नॉर्मल रिएक्शन भी होगा जनरेट, तो वो होगा कैपिटल एन मान लेते हैं उसको, अब तक तो कैपिटल एन मान लेते हैं हम, ठीक है। और अब जो रह गया पार्ट, अगर हमने माना है कि मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स हमने मान रखा है लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, तो उसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी होगा तो इस डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और इसका वैल्यू अगर हम देखा जाए तो असल में होता है म्यू इंटू एस होता है, सॉरी म्यू इंटू एन होता है, ठीक है, ये भी चीज सही है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो क्या करेगा, इस चीज को, जो इस रिमेनिंग पार्ट जो होगा ये इसका भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट जो होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, और इसका भी वेट नीचे एक्ट होगा, लेकिन वो कितना होगा, इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि वो यम, और लेंथ कितना यल पकड़ा है हमने, तो यल होगा, और जी तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इतना फोर्स इस पार्ट पे लगेगा चेन के, अगर इसको मूव नहीं होना है, ठीक है, हमने क्या कह दिया कि ये उसको मूव नहीं होना है नीचे, तो ये जो फोर्स होगा ये फोर्स इसके, तो फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए, असल में क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए, क्योंकि फोर्स उस अलोंग पे लगेगा, अलोंग दिस चेन के लेंथ के लगेगा, ठीक है। तो एमजीएल तो लग गया इस साइड, तो जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, जिसको कि बराबर होना है इस फोर्स के। तो फ्रिक्शन फोर्स को पहले निकाल लेते हैं, म्यू इंटू एन है, तो नॉर्मल रिएक्शन अगर वर्टिकल फोर्सेस को हमने बैलेंस किया तो नॉर्मल रिएक्शन आपके पास निकल के आएगी, नॉर्मल रिएक्शन आपके पास निकल के आएगी यम यल माइनस यल इंटू जी, यल माइनस यल इंटू जी, ठीक है। ये तो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन आएगी निकल के, ठीक है, ठीक है। अब आपको रिमेनिंग क्या चीज निकालनी है, आपको रिमेनिंग चीज निकालनी है फ्रिक्शन फोर्स, तो हम इजीली निकाल सकते हैं उसको, म्यू से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या निकलेगा, म्यू इंटू एन किया तो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स तुरंत ही निकल के आ गया, ठीक है, मिल गया, एफ भी मिल गया आपको, ठीक है। आपको बैलेंस क्या करना है, एफ जो होगा वो इस फोर्स को बैलेंस करेगा, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी एल होगा, तो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम जी, और एल जो होगा वो स्मॉल एल होगा, ठीक है। लेकिन एफ की वैल्यू हम यहाँ से निकल लें, म्यू इंटू एन कर सकते हैं आप, तो क्या है म्यू इंटू एल, क्या है हमारे पास एम एल माइनस एल है, सॉरी एल, हम एन की वैल्यू रख लेंगे, उसके पास जी है, और एम जी एल भी है इधर, ठीक है, ठीक है। कैंसिल चीजें क्या क्या हो रही है देख लो पहले, तो एम से एम कट रहा है, जी से जी कट रहा है, रिमेनिंग चीजें जो है उसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, इस म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, म्यू इंटू एल म्यू इंटू स्मॉल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल, इस चीज को उधर लेके जाते हैं और बाद में हम एल कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो चीज क्या बनेगी देखो, तो म्यू एल इज इक्वल टू एल प्लस म्यू इंटू एल, सॉरी ये तो स्मॉल एल है, इसमें से हम स्मॉल एल को बाहर निकाल लेते हैं, स्मॉल एल बाहर आ गया, तो अंदर रह गया वन प्लस म्यू रहेगा, ठीक है, और इधर रहेगा म्यू एल, तो हमें एल अपॉन एल का रेशियो हम निकाल सकते हैं, या फिर एल अपॉन एल का रेशियो जो चाहे हम रेशियो निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल, तो एल अपॉन एल जो होगा वो रेशियो हम निकाल सकते हैं इजीली, एल अपॉन एल अगर निकाले हमने तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगा वन प्लस म्यू अपॉन म्यू मिलेगा, ठीक है। और हमको म्यू जो है हमें दे रखा है 0.2 वैल्यू इसकी दे रखी है,
तो हम इजीली फाइंड आउट चीज़ें कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात अब है नहीं, ठीक है। क्योंकि 1 प्लस म्यू अगर करेंगे तो 1 प्लस म्यू की वैल्यू में चेक कर लेते हैं हम कितना दिया है। म्यू जो है हमारे पास 0.25 दिया है, ठीक है। तो क्या बनेगा 0.25 अपॉन 0.25, तो वो कुछ 1.25 अपॉन 0.25 बनेगा, ठीक है। तो सिंपल है चीज़ें, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें है नहीं। तो हमारे पास यल अपॉन यल का जो रेशियो मिलेगा, यल अपॉन यल का रेशियो जो मिलेगा हमारे पास वो होगा 5 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सिंपल मतलब यह है इसका कि जो टोटल लेंथ है उसका कितना पार्ट आगे जा सकता है, कितना पार्ट आगे जा सकता है, मैक्सिमम कितना पार्ट आगे जा सकता है। तो यल अपॉन यल अगर निकाले तो हम तो 0.2 मिलेगा हमारे पास, ठीक है। अगर टोटल लेंथ हमारे पास, मान ले कि हमारे पास टोटल लेंथ जो होगा चेन का, मान लेते हैं हम कि 10 मीटर है, ठीक है, ठीक है। तो उस रिमेनिंग पार्ट जो होगा टेबल के ऊपर जो चेन का पार्ट होगा वो कितना पार्ट होगा और कितने लेंथ नीचे जा सकते हैं टेबल से जिससे कि चेन मूव नहीं होगी, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं, हमने ऑलरेडी देख रखा है इक्वेशन। इससे अगर हमने इस म्यू के लिए और इस सरफेस के लिए अगर हम बात करें तो वो रेशियो आएगा हमारा 10 अपॉन यल इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास यल जो लेंथ मिलेगा हमें वो कुछ 2 मीटर मिलेगा, ठीक है। मिनट, यल जो मिलेगा वो 2 मीटर मिलेगा। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा अगर इस सरफेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि म्यू जो होगा वो सरफेस के रिस्पेक्टिवली चेंज होगा, ठीक है। अगर हम इस चीज़ के लिए बात करें, अगर हम इस क्वेश्चन के लिए बात करें, अगर इस क्वेश्चन में अगर लेंथ अगर आपको दिया होता कि 10 मीटर है, तो आपने टेबल के नीचे 2 मीटर भी अगर चेन नीचे छोड़ दिए तभी भी चेन नहीं मूव होगी, ठीक है। अगर हम 2 से पास करेंगे यानी कि थोड़ा और हम बढ़ाएंगे नीचे वाला पार्ट तो चेन मूव करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन अगर हम 1 मीटर, 1.5 मीटर या फिर 2 मीटर भी अगर हम चेन नीचे छोड़ देंगे तो चेन मूव नहीं होगी, क्योंकि हमने इक्वेशन से हमें अभी देखा है कि यल अपॉन यल का रेशियो हमारे पास आ रहा है 5, और उससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितना लेंथ होगा जो कि टेबल के नीचे हम हैंग कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा अगर हैंग करेंगे तो क्या होगा, चेन मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।